स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स इस सब्जेक्ट की हेल्प से अपने मशीन कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं और सिविल इंजीनियर्स इस सब्जेक्ट की हेल्प से अपने स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, मशीन कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स का मतलब क्या है, पहले इसे समझेंगे। मशीन कंपोनेंट्स, देखिए एक मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स को हम यूज करते हैं या फिर जितने भी पार्ट्स को मिला के एक मशीन को बनाया गया है, वो सारे के सारे पार्ट्स उस मशीन के कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक मशीन के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि शाफ्ट्स, कीज, कपलिंग्स, गियर्स, बेल्ट्स, पुलीज, चेन्स, स्प्रॉकेट्स, नट्स, बोल्ट्स, रिवेट्स। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हमें एक मशीन में देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स जिसे मिला के एक मशीन को बनाया गया है, ये सभी पार्ट्स हैं क्या, ये मशीन के कंपोनेंट्स हैं। और एक मैकेनिकल इंजीनियर इन सभी मशीन कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर्स क्या होते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिन जिन मेंबर्स का यूज किया गया है वो सारे मेंबर्स स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, या आपका घर है या जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम जिन मेंबर्स का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स। किन किन मेंबर्स का यूज होता है स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए? देखिए, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरे हैं तो आपने वो सारे के सारे मेंबर्स जरूर देखे होंगे। एक बिल्डिंग के अंदर हम बार्स का यूज करते हैं, बार्स यानी कि सरिया, हम बीम्स का यूज करते हैं, हम कॉलम्स का यूज करते हैं। तो ये जो सारे मेंबर्स जिनका यूज स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है, ये सारे के सारे मेंबर्स स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। और एक सिविल इंजीनियर इन सभी स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डिजाइन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिजाइनिंग का मतलब क्या है? ठीक है, हमें मशीन कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डिजाइन करना है, लेकिन डिजाइन करने का एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी मशीन काम कर रही है या वर्किंग कंडीशन में है, बन के तैयार हो गई है और हम उसको यूज कर रहे हैं, उसी तरह से जब कोई भी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है और जब हम उस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जैसे कि जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी और हमने उस बिल्डिंग में रहना स्टार्ट कर दिया, या उस बिल्डिंग में हमने अपना ऑफिस का सेटअप लगा लिया, तो मतलब हमने उस स्ट्रक्चर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक ओवरब्रिज था या फ्लाईओवर था, वो बनके तैयार हो चुका है और अब उसके ऊपर से व्हीकल्स गुजर रहे हैं, तो मतलब अब हम उन स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से मशीन, कोई भी मशीन जब बनके तैयार हो जाएगी और जब हम उसको यूज करेंगे तो होगा क्या? देखिए, जब कोई भी मशीन और स्ट्रक्चर वर्किंग कंडीशन में आता है तो उन मशीन के अंदर, उस मशीन के अंदर जितने भी मशीन कंपोनेंट्स हैं या उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करते हैं। और जब इन मशीन कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करते हैं, तो ये मशीन कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स डिफॉर्म करते हैं, इनकी डिफॉर्मेशन होती है, इनकी डायमेंशंस चेंज करती हैं। और जब भी कोई भी मेंबर डिफॉर्म करेगा तो उस मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे सारा, लेकिन अभी क्रोनोलॉजी को समझिए कि होता क्या है। जब कोई भी मशीन या कोई भी स्ट्रक्चर वर्किंग कंडीशन में है, जब हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उस मशीन के अंदर जितने भी मशीन कंपोनेंट्स हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करेंगे। और जब इन मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करेंगे तो इन मेंबर्स की डिफॉर्मेशन होगी, मतलब इन मेंबर्स की डायमेंशंस चेंज करेंगी।
और जब भी किसी भी मेंबर की डायमेंशंस चेंज करेंगी या जब भी किसी भी मेंबर की डिफॉर्मेशन होगी तो उन मेंबर्स के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। ये होना ही होना। तो हमें एज एन इंजीनियर, एज अ डिजाइन इंजीनियर हमें क्या पक्का करना है? देखिए, एज एन इंजीनियर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है इस पूरे सब्जेक्ट में, और इस पूरे सब्जेक्ट में हमारा फोकस इन्हीं दो चीजों के ऊपर रहेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी वो दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। इस पूरे सब्जेक्ट में हम बार बार इन्हीं दो चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या है वो, क्या क्या है वो दो चीजें? पहली चीज हमें यह पक्का करना है कि हम जिस भी मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं वो मेंबर इतना रिजिड हो। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड। हम जिस भी मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं वो मेंबर इतना रिजिड हो कि जब उस मेंबर के ऊपर बाहर से कोई लोड एक्ट करेगा तो उस मेंबर की डिफॉर्मेशन कम से कम होनी चाहिए। उस मेंबर की डिफॉर्मेशन कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह डिफॉर्मेशन अपनी परमिसिबल लिमिट्स से ज्यादा हो गई तो हमारा ये मेंबर फेल करेगा, हमारे इस मेंबर का फेलियर हो जाएगा, और हमें एज एन इंजीनियर इसी फेलियर को रोकना है। तो पहली चीज जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है वो है हमारे मेंबर की रिजिडिटी, हमारे मेंबर की स्टिफनेस। हमें यह पक्का करना है कि हमारे मेंबर्स इतने रिजिड या इतने स्टिफ हों कि एक्सटर्नल लोड्स की वजह से उनमें जो डिफॉर्मेशंस हो रही हैं वो डिफॉर्मेशंस हमेशा परमिसिबल लिमिट्स में रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम हर चैप्टर में हर मेंबर को जब डिस्कस करेंगे तो हर एक मेंबर में हम डिफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर बाहर से कोई पर्टिकुलर लोड आ रहा है और उस लोड की वजह से अगर हमारा ये मेंबर डिफॉर्म कर रहा है तो वो डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये चीज है जो हम हर चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्यों कैलकुलेट करना सीखेंगे? इसीलिए कि जब हम डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हम उस डिफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे परमिसिबल डिफॉर्मेशन लिमिट के साथ कि कितनी डिफॉर्मेशन परमिटेड थी। और अगर तो हमारी ये कैलकुलेटेड डिफॉर्मेशन इस परमिसिबल डिफॉर्मेशन से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारी जो डिफॉर्मेशन है वो परमिसिबल लिमिट्स में है। लेकिन अगर हमारी डिफॉर्मेशन परमिसिबल लिमिट्स से ज्यादा आ रही है तो यहां पे दिक्कत है, हमारा मेंबर फेल करेगा। तो इसी फेलियर को हमें रोकना है, और उसे हम किस तरह से रोक सकते हैं वो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला ही हमें बताएगा कि इस डिफॉर्मेशन को कैसे कम किया जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं, आप लोड को कम कर सकते हो, आप डायमेंशंस को बढ़ा सकते हो, मतलब आप मटेरियल ज्यादा यूज कर सकते हो, आप मटेरियल को चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मटेरियल ला सकते हो जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की हो कि उससे आपके मेंबर की रिजिडिटी इंक्रीज हो जाए। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं डिफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करने से पहले उस डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो चलिए, ये चीजें बार बार डिस्कस होती रहेंगी, लेकिन आप यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें अपने मेंबर की रिजिडिटी और स्टिफनेस की तरफ खास ध्यान देना है। और वो कैसे दे सकते हैं? जब हम डिफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहली चीज जो हमें हर चैप्टर में कैलकुलेट करनी सीखनी है वो है डिफॉर्मेशंस, कि जब भी हमारे मेंबर्स के ऊपर किसी भी तरह का लोड आएगा तो उस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगी वो डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना सीखना है। और जब हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे फिर हम देखेंगे कि कैसे डिफॉर्मेशंस को कम किया जा सकता है या मेंबर को रिजिड बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है दैट इज रिजिडिटी ऑफ द मेंबर विच वी आर डिजाइनिंग। दूसरी चीज जिसकी तरफ हमें ध्यान देना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे मेंबर्स के ऊपर किसी भी तरह का लोड आता है तो हमारे वो मेंबर्स डिफॉर्म करेंगे, उनकी डिफॉर्मेशन होगी, उनकी डायमेंशंस चेंज करेगी। और जब किसी भी मेंबर की डायमेंशंस चेंज करती हैं या जब कोई भी मेंबर डिफॉर्म करता है तो उस मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, उस मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। और हमें क्या पक्का करना है? हमें यह पक्का करना है कि हमारा मेंबर जो हमने डिजाइन किया है उस मेंबर की स्ट्रेंथ इतनी हो कि
एक्सटर्नल लोड की वजह से उस मेंबर के अंदर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कभी भी आपके मेंबर की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड आपके मेंबर की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो आपका वो मेंबर फेल करेगा, और हमें इसी फेलियर को रोकना है। तो दूसरी चीज जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है वो है स्ट्रेस। वो है स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस को कैलकुलेट करना सीखना है। हमें स्ट्रेस को कैलकुलेट करना सीखना है। क्यों कैलकुलेट करना सीखना है? ताकि हम ये देख सकें कि जो स्ट्रेसेस हमारे मेंबर के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, कहीं उन स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड हमारे मेंबर की स्ट्रेंथ से ज्यादा तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उन स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड मेंबर की स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो हमें उस स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को कम करना होगा। वो कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। डिजाइनिंग का मतलब यही होता है कि हमें यह पक्का करना है कि हमारा जो मेंबर हम डिजाइन कर रहे हैं वो इतना रिजिड और इतना स्ट्रांग हो कि उसकी जो डिफॉर्मेशंस, उसमें जो डिफॉर्मेशंस हो रही हैं वो परमिसिबल लिमिट्स में रहनी चाहिए, और जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी परमिसिबल लिमिट्स में रहनी चाहिए। मतलब हमारा मेंबर इतना रिजिड और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका फेलियर ना हो, उसका फेलियर ना हो। और इसी चीज को मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको इसी चीज की तरफ फोकस करना है। यही दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी सीखनी है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। हम इस सब्जेक्ट में 4 मेंबर्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। हम इस सब्जेक्ट में 4 मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। वो 4 मेंबर्स कौन से होंगे? हम बार्स को डिस्कस करेंगे, हम बीम्स को डिस्कस करेंगे, कॉलम्स को डिस्कस करेंगे, शाफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन चारों मेंबर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इन चारों मेंबर्स में आप ऑब्जर्व करोगे कि हम इन चैप्टर्स को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो यही होगी कि इन मेंबर्स के ऊपर लोड किस तरह का आ रहा है। जैसे कि बार्स जो कि सरिया, इसके ऊपर हमेशा नॉर्मल लोड्स एक्ट करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जिस मेंबर्स के ऊपर नॉर्मल लोड्स एक्ट करते हैं टेंसाइल या कंप्रेसिव, और अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको बार कहेंगे। हम डिस्कस करेंगे बार्स वाले चैप्टर में। तो बार्स के ऊपर नॉर्मल लोड्स टेंसाइल या कंप्रेसिव एक्ट करते हैं। बीम्स के ऊपर ट्रांसवर्स शियर लोड्स एक्ट करते हैं, और उन शियर लोड्स की वजह से बेंडिंग मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, तो बीम्स के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट्स भी आती हैं। उसी तरह से कॉलम्स के ऊपर नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड आता है, और शाफ्ट्स के ऊपर हमेशा ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी शाफ्ट्स ट्विस्ट करती हैं। तो अब देखो चारों मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स आ रहे हैं। एक्चुअल में हमें लोड्स को ही पढ़ना है, लेकिन हम उसको मेंबर्स की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इसकी क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आएगी। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, हमें 4 मेंबर्स हैं जो अपने फर्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे, बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स, और इन चारों मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करते हैं। क्योंकि इन मेंबर्स के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करते हैं तो इन मेंबर्स में जो डिफॉर्मेशंस होंगी वो भी अलग अलग तरह की होंगी। अब बार्स के केस में कि टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो बार्स की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, और हम बार्स वाले चैप्टर में एलोंगेशन या कंप्रेशन पढ़ेंगे कि कितना एलोंगेशन या कितना कंप्रेशन हो रहा है। बीम्स के केस में हम पढ़ेंगे कि बीम्स कितना बेंड कर रही हैं, उनमें कितनी डिफ्लेक्शंस हो रही हैं। बीम्स के केस में क्योंकि शियर लोड है तो वहां पे बीम की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी, बीम्स बेंड करेंगी, और जब बीम्स बेंड करेंगी तो हम बोलते हैं कि उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है, हम वो डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं। शाफ्ट्स के केस में जब टॉर्क आएगी तो टॉर्क की वजह से शाफ्ट्स ट्विस्ट करेंगी, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे वहां पे? एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि कितना एंगल है जिससे उस शाफ्ट की ट्विस्टिंग हुई है। तो क्योंकि अलग अलग मेंबर्स हैं और अलग अलग तरह के लोड्स हैं तो अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशंस होंगी, और हम हर चैप्टर में डिफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसी तरह से अगर डिफॉर्मेशंस अलग अलग तरह की हैं तो स्ट्रेसेस भी अलग अलग तरह की होंगी। जैसे कि बार्स में नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, बीम्स में शियर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, शाफ्ट्स के अंदर टॉर्जनल यानी कि ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं।
तो हर चैप्टर में अलग अलग तरह का लोड है, अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशन है और अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस हैं। और हर चैप्टर में आप ऑब्जर्व करोगे अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन ही कैलकुलेट करना है और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो यार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इतना हवा मत बनाइए कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। नॉर्मली ये परसेप्शन रहती है, इंजीनियरिंग टाइम में मेरे दिमाग में भी ये परसेप्शन था, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब हम इस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे तो ऑब्जर्व करिएगा, इस पूरे सब्जेक्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि यार फॉर्मूलाज तो है ही नहीं, गिनती के फॉर्मूलाज हैं 5 से 10, बाकी सारे कंसेप्ट्स हैं और कंसेप्ट्स कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कंसेप्ट्स तो ऐसी चीज है जो एक बार समझ आ गया तो आप कभी भी कहीं भी किसी को भी समझा सकते हो। तो यहां पे आपका जो फोकस है, कहीं पे भी एक सिंगल टॉपिक में भी आपका जो फोकस है वो क्रैमिंग के ऊपर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट्स को समझना है। और कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे ये लेक्चर से थोड़ा सा पार्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन ज्यादा पार्ट तब क्लियर होगा जब इस लेक्चर को आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चंस है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, तो आपको कंसेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे इस सब्जेक्ट को समझना है, कैसे इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम करेंगे क्या, हम इनिशियल फेज में चार मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स। इन चारों के ऊपर अलग अलग तरह के लोड्स एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशंस होंगी जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इन चारों चैप्टर्स में। और अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशंस है, इसी वजह से अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी हर मेंबर के अंदर, और हम हर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। तो हमारा जो फोकस रहेगा इनिशियल फेज में वो अलग अलग तरह के लोड्स को समझना, अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशंस को समझना और अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस को समझना होगा। जब हम ये 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, इन 4 चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं जो पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। उस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आपको हल्का सा भी आइडिया नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, या आपको हल्का सा ही आइडिया है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप हल्का सा आइडिया का मतलब है कि हमने इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ा होता है, तो हमें पता होता है कि इस सब्जेक्ट में स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेन्स हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, अलग अलग तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया होता है कि कुछ ऐसा होता है। तो मैं पहले हर एक तरह के लोड को डिस्कस करूंगा कि लोड्स कौन कौन से हैं जो कि इस पूरे सब्जेक्ट में आ सकते हैं, और उन लोड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और फिर हम देखेंगे कि उन लोड्स की वजह से डिफॉर्मेशंस किस किस तरह की हो सकती हैं। हम डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन की फॉर्म में पढ़ेंगे, स्ट्रेन की फॉर्म में, और हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स हो सकती हैं। नॉर्मल स्ट्रेन हो सकती है, शेयर स्ट्रेन हो सकती है, नॉर्मल में भी आगे लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, लेटरल हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकती है। अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने पहले चैप्टर में। मैं पहले चैप्टर में आपके साथ बेसिक लोड, जितने भी लोड्स हैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा, और जितनी भी स्ट्रेन्स आ सकती हैं वो सारी की सारी डिस्कस करूंगा, और इन स्ट्रेन्स की वजह से जितनी भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। 5 स्ट्रेसेस हैं जो इस पूरे एंटायर सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, टॉर्शनल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस है। वो पांचों की पांचों स्ट्रेसेस का मैं एक बेसिक आइडिया आपको पहले चैप्टर में दूंगा, और फिर हम पहले चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमें एक रिलेशन डेवलप करना होगा ताकि हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकें। तो वो एक्सप्रेशंस डेवलप करने के लिए हमें इलास्टिक कांस्टेंट्स का यूज करना होता है। इलास्टिक कांस्टेंट्स हम 4 पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। ये चारों के चारों किसी ना किसी स्ट्रेस और किसी ना किसी स्ट्रेन के बीच एक रिलेशन को जनरेट करते हैं, और उस रिलेशन की हेल्प से हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो लोड्स, स्ट्रेन्स, स्ट्रेसेस, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये सारे के सारे इनसे जो रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम पहले चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर एक स्टूडेंट का लेवल ये है और दूसरे का ये है तो मैं इन दोनों को सेम ही लेवल पे ला सकूं।
और फिर हम अगले चैप्टर में अगले 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 जो फेज में अपने चार मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स। और आप देखोगे कि इन सभी में जितना कुछ हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया उसी को हम एलैबोरेट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में हमने जो डिस्कस किया उसी को हम एलैबोरेट करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। तो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज को डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया कि अगर आप बीच में एक भी लेक्चर को मिस करते हो तो आपको अगले लेक्चर्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इट इज गारंटेड कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ोगे, चाहे वो टॉपिक आपको पहले ही आता है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करता हुआ जाऊंगा आगे। जब हम इन चारों मेंबर्स को पढ़ लेंगे, बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स, इन चारों मेंबर्स को पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे। वो नेक्स्ट फेज क्या होगा? देखिए, जब हम बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट को पढ़ते हैं तो बार्स के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का लोड आता है, बीम्स के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का लोड आता है, कॉलम्स के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का लोड आता है, शाफ्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का लोड आता है। लेकिन अगर एक मेंबर के ऊपर मल्टीपल लोड्स आ जाएं, कंबाइंड लोडिंग की जो कंडीशंस होती है, मतलब एक मेंबर के ऊपर नॉर्मल लोड भी आ रहा है और शेयर लोड भी आ रहा है, तो उस केस में हम इन चारों चैप्टर्स में जो पढ़ के आए हैं उससे हमारी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि अगर एक मेंबर के ऊपर कंबाइंड लोड्स आते हैं तो जो इक्वेशंस हमने पहले 4 चैप्टर्स में पढ़ी हैं वो इक्वेशंस आपको सही रिजल्ट नहीं देंगी। इसलिए हम एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारी स्टडी को कंप्लीट करेगा, हम उसे स्टडी करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं वो हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही डिस्कस करेंगे और फिर ही उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो भी कि अगर एक मेंबर के ऊपर कंबाइंड लोड्स आ रहे हैं, एक से नॉर्मल भी आ रहा है, शेयर भी आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट भी आ रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और उस चैप्टर में हम जो भी पढ़ते हैं उसको हम तभी कंप्लीट कर सकेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरीज ऑफ फेलियर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। जब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर को कंप्लीट करेंगे तो फुल फ्लेज हमारे पास एक ऐसी नॉलेज होगी जिससे कि हम अपने मेंबर्स को डिजाइन कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं छोटे मोटे जो हम पढ़ेंगे। प्रेशर वेसल्स को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट में जाके, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको आगे जाके भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बेसिक आइडिया था इस सब्जेक्ट का कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने के वाले हैं। और इस सब्जेक्ट की इससे भी ज्यादा क्लैरिटी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जब हम इस सब्जेक्ट के नाम को समझेंगे। इस सब्जेक्ट के नाम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार हमने सब्जेक्ट के नाम को समझ लिया तो हमें फुल फ्लेज क्लैरिटी आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में आगे हमने करना क्या है। उसके बाद आपका पूरा फोकस कंसेप्ट्स के ऊपर रहेगा। आपका फोकस ये नहीं रहेगा कि आगे होने क्या वाला है या आगे क्या आएगा, पता नहीं सर ये करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। हर एक चीज, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। डोंट वरी, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जब ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगी, आई गारंटी कि आप किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ही क्यों ना हो, आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे। क्योंकि हमें कुछ रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट्स के हिसाब से चलना है और कंसेप्ट्स एक बार दिमाग में बैठ जाएं फिर हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती। तो बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के नाम को। वो कोई एक नाम नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इस सब्जेक्ट का नाम है, जो सबसे कॉमन नाम है सोम, लेकिन इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स या सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है इस सब्जेक्ट के जो हम डिस्कस करेंगे और उससे हमें और क्लैरिटी होगी कि हम आगे करने क्या वाले हैं। तो हम इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, बेसिक आइडिया आपको अगर मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।